दोस्तों, हर कहानी में छुपा होता है एक सवेरा। और वह सवेरा मिलेगा आपको सिर्फ सवेरा कहानी पर। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस कहानी के पिछले भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, मन्नत एक जुनून भाग 12। सिंगापुर के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल का शाम का वक्त था। कैंपस में फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी गहमागहमी थी। सहानी अपने डेस्क पर बैठी बड़े ध्यान से अपने असाइनमेंट को आखिरी रूप दे रही थी। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त कायरा भागते हुए उसके पास आई। सहानी, तुम अभी भी इस असाइनमेंट में ही उलझी हो, जल्दी करो, इसे आज ही सबमिट करना है। कायरा ने अपनी फाइल मेज पर पटकते हुए कहा। सहानी ने बिना नजरें उठाए जवाब दिया, बस 5 मिनट कायरा, ये इंटरनेशनल ट्रेड वाला हिस्सा थोड़ा क्रिटिकल है। वैसे भी हमारे रेगुलर प्रोफेसर तो इसे कल चेक करने वाले हैं ना। कायरा ने रहस्यमयी अंदाज में अपनी आंखें मटकाई और झुककर फुसफुसाते हुए कहा, वही तो ट्विस्ट है। सुना है कॉलेज में कुछ दिनों के लिए एक नए विजिटिंग प्रोफेसर आए हैं। वह कोई मामूली प्रोफेसर नहीं बल्कि कॉरपोरेट जगत के बहुत बड़े बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वही हमारे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे और ये तय करेंगे कि हम इस कॉम्पिटेटिव मार्केट के लिए कितने तैयार हैं। सहानी ने चौंककर कायरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। क्या अचानक सेमेस्टर के बीच में कोई नया प्रोफेसर कैसे आ सकता है? और हमें कॉलेज की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली। कायरा ने कंधे उचकाए। यही तो सरप्राइज है। कहा जा रहा है कि वो सीधे लंदन से आ रहे हैं और उनका तरीका बहुत ही अजीब और नया है। वो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी परखेंगे। सहानी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वह वेदांश राठौर की बहन थी। चुनौतियों से डरना उसके खून में नहीं था। उसने अपनी फाइल बंद की और कहा, दिलचस्प है, तो देखते हैं कि ये नए प्रोफेसर हमें बिजनेस के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो हमें पहले से नहीं पता है। चलो अब हो गया। सहानी ने जैसे ही कहा, दोनों तेजी से क्लासरूम की ओर बढ़ रही थी। कायरा थोड़ी आगे निकल गई थी पर सहानी का ध्यान अभी अपने असाइनमेंट के पन्नों को ठीक करने में था। इसी जल्दबाजी में जैसे उसने कोना मोड़ा, वो सामने से आ रहे एक शख्स से जोरदार तरीके से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सहानी को लगा वो किसी जीते जागते पत्थर या चट्टान से टकराई हो। उसके हाथ से फाइल छूटी और सारे कागजात पूरे गलियारे में बिखर गए। सहानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आह, तमीज नहीं है क्या? देखकर नहीं चल सकते? वह गुस्से में दांत पीसते हुए पलटी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी, उसकी जुबान एक पल के लिए लड़खड़ा गई। सामने खड़ा शख्स किसी मॉडल से कम नहीं था। 6 फीट की लंबाई, चौड़ा सीना, तरासा हुआ जबड़ा और नीली आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जितनी दिलकश थी उतनी ही रहस्यमयी भी। सहानी ने तुरंत खुद को संभाला और अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए चिल्लाई, सारा असाइनमेंट खराब कर दिया तुमने। तुम्हें अंदाजा भी है कि इसे आज ही सबमिट करना है, वो भी एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर के पास। तुम इस कॉलेज में नए आए हो या दिमाग के अंधे हो? वो घुटने के बल बैठकर झटके से अपने कागज बटोरने लगी। उस अजनबी ने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से सहानी को देखता रहा। वह उसकी नज़रों से बचकर उसने जमीन पर गिरे उसकी आई कार्ड को उठाया और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अगली बार अपनी आंखें खोल कर चलना। सहानी ने फाइल झपटी और उसे एक तीखी नज़रों से देखते हुए क्लास की तरफ दौड़ गई। उसके जाते ही उस अजनबी के चेहरे पर वह मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसकी आईडी कार्ड पर लिखे नाम को पढ़ा, सहानी राठौर। उसकी नीली आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा झटका दिया और बेहद ठंडी आवाज में बुदबुदाया, सहानी राठौर, तुम्हारी ही किस्मत बदलने आया हूँ, या यूँ कहूँ कि तुम्हारे जरिए मैं अपनी उस मंजिल तक पहुँचने वाला हूँ जिसे मैं पिछले 3 सालों से ढूंढ रहा हूँ। उसने कार्ड को अपनी जेब में रखा और उसी क्लासरूम की तरफ बढ़ा जहाँ सहानी गई थी। वहीं डोमिनियन एंटरप्राइजेस, वेदांश का केबिन।
मनत के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमकने लगी थी। एक तो वेदांश का चुंबकीय खिंचाव और उसकी नज़दीकी, ऊपर से उसके तीखे सवाल। मनत को लग रहा था जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गई हो, कहीं जाकर वह अपना सिर पिट ले। जब वेदांश ने अपनी उंगली नहीं हटाई तो मनत ने अपनी आंखों से इशारा किया और अपनी उंगली से उसकी उंगली को हटाने का संकेत दिया और फुसफुसाकर बोली, पहले अपनी ये उंगली हटाइए, तभी तो मेरे होठों से कुछ शब्द निकलेंगे। वेदांश ने भौवे हल्की सी सिकुड़ी, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मनत ने राहत की एक गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा पीछे खींचते हुए अपनी आवाज़ में आत्मविश्वास भरने की कोशिश की और बोली, सर, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या कोई ओलंपियाड का कठिन टेस्ट चल रहा है? इतने करीब आकर कौन इंटरव्यू लेता है? देखिए, आपको जो भी सवाल जवाब करने हैं अपनी उस बड़ी सी आलीशान कुर्सी पर बैठकर कीजिए, मेरे इतने करीब मत आया कीजिए, मैं नर्वस हो जाती हूँ। वेदांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने मनत की आंखों में गहराई से झांका और बोला, क्यों? मेरे करीब आने से आपको घबराहट हो रही है? आपकी धड़कन की स्पीड बढ़ गई है जो बाहर तक सुनाई दे रही है? या? वह रुका और फिर बोला कि बात कुछ और है मिस मनत। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिल आपको बार बार ये एहसास दिला रहा हो कि आप मुझे सच में जानती हैं और आपका दिमाग उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा है? मनत यह सुनकर अवाक रह गई, उसकी आंखें फैल गई। हाँ, उसका दिल यही तो एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है जिसे वो मानना नहीं चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, हे माता रानी, ये इंसान कहीं साइको तो नहीं है? मैंने एक बार जो झूठ बोल दिया ये तो उसे ही सच मानकर बैठ गए हैं। ये तो सीरियस हो रहे हैं। हालांकि मानती हूँ कि इन्हें देखकर मेरा दिल 100 के स्पीड से भाग रहा है, जो कि वजह मुझे भी नहीं मालूम कि क्यों। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि ये खुद ही मन गढ़ंत कहानी बनाने लगे। इन्हें लगता है कि ये बहुत बड़े साइको हैं, तो इन्हें नहीं मालूम कि मैं इनसे बड़ी साइको हूँ। अब मैं बताती हूँ कि मनत जवाब कैसे देती है। उसने अपनी घबराहट को एक तरफ फेंका और अपने चेहरे पर एक चुनौती भरी मुस्कान लाई। उसने सीधे वेदांश की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, आपको लगता है कि मैं आपको जानती हूँ। ठीक है, तो सुनिए, आपका नाम मिस्टर खरूस तो नहीं हो सकता, पर जिस तरह से आप सस्पेंस बना रहे हैं मुझे लगता है कि आपका नाम मिस्टर मिस्ट्री होना चाहिए। और जहाँ तक नाम बताने की बात है तो ग्लोबल कंपनी के मालिक का नाम पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने मुंह से अपना शुभ नाम बताकर मुझे धन्य करें। आखिर बॉस को अपना परिचय देने का हक तो होना ही चाहिए ना, है ना सर? वेदांश उसकी इस बेबाकी पर दंग रह गया। उसे याद आया जब भी मनत उसके सवालों में उलझ जाती थी तब मनत डिफेंसिव होने की बजाय उस पर पलटवार करती थी, और आज भी वो वही कर रही थी। उसकी यही अदा तो उसे पागल बनाती थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया और अपनी नज़रें मनत पर टिका दी। कुछ पल तक दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। फिर वेदांश ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और अपना सिर कुर्सी के पीछे टिका दिया। केबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि मनत को अपनी पलकों के झपकने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। उसे इस वक्त रोना आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो पहले जी भरकर रो ले, फिर उसके बाद आराम से इंटरव्यू दे। वहीं वेदांश को भी अंदर से बहुत हंसी आ रही थी, बल्कि उसे तो अब मज़ा आने लगा था। तभी वह थोड़ा आगे की ओर झुका और उसकी आवाज़ में एक धार थी। वह बोला, इम्प्रेसिव मिस मन्नत, मुझे तो लगा था कि आप डर जाएंगी, घबरा जाएंगी। आखिर आपको इस नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन आपकी बातों ने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। वह एक पल के लिए रुका और फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन आपकी नज़रें बहुत कमज़ोर है। मनत ने अपनी भौवें सिकोड़ी और उलझन में पूछी, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? वेदांश ने अपनी मेज की तरफ इशारा किया, जहां एक चमकदार नेम प्लेट रखी हुई थी। मनत की नज़रें जैसे ही उस पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वहां बड़े और साफ अक्षरों में लिखा था, मिस्टर वेदांश राठौर। मनत की आंखें फैल गई। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया
अगर मैंने एक बार भी यहाँ नज़र डाली होती तो मुझे न्यूज़ और मैगजीन वाला इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना पड़ता। लेकिन अगले ही पल जैसे उसने उस नाम को अपने मन में दोहराया, वेदांश राठौर, उसके दिमाग में एक जोरदार बिजली सी कौंधी। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक एहसास था। उसके दिल के किसी गहरे कोने में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुलने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें गहरी हो गई और वह सुन खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे इस नाम के साथ उसकी रूह का कोई पुराना और गहरा रिश्ता है। वह चाहकर भी अपनी नज़रें उस नेम प्लेट से नहीं हटा पा रही थी। वेदांश उसे देख रहा था। फिर वह बोला, नाम तो सुना होगा आपने। मन्नत ने नज़रें झटके से उस पर टिकाई, लेकिन वह खामोश थी क्योंकि जवाब उसके पास नहीं था। वेदांश की गहरी और भारी आवाज़ पूरे केबिन में गूंजी, मिस मन्नत, इस वक्त आप डोमिनियन एंटरप्राइजेस के मुख्य केबिन में खड़ी हैं। यह सुनते ही मन्नत जैसे पत्थर की बन गई। उसका दिल और दिमाग एक बार फिर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए। दिल वेदांश राठौर के नाम के एहसास में डूबा हुआ था, जबकि दिमाग उसे वर्तमान की कड़वी हकीकत की ओर खींच रहा था। उसकी आवाज़ काँप रही थी। क्या डोमिनियन एंटरप्राइजेस? पर मुझे तो किसी ग्लोबल कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। क्या मैं गलत जगह आ गई हूँ? लूना मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं? क्या उन्होंने मुझसे झूठ बोला? मन्नत की आंखों में खौफ उतर गया। उसने अपने बाइक पर हाथ कस लिए। उसे डर लगने लगा कि कहीं लूना ने उसे फंसा तो नहीं दिया। उसकी आंखें नम होने लगी। वही वेदांश को उसकी आंखों के आंसू और घबराहट उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने तुरंत अपनी आवाज़ को थोड़ा नरम किया और सामान्य होने का नाटक करते हुए कहा, रिलैक्स मिस मन्नत, गहरी सांस लीजिए। ग्लोबल कंपनी असल में मेरी ही कंपनी के अंतर्गत काम करती है। क्या आपको ज्वाइनिंग लेटर में नहीं बताया गया था कि ग्लोबल कंपनी का टाई अप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ है? आपकी ट्रेनिंग इसी ऑफिस से शुरू होगी, इसलिए आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। वेदांश अपनी मेज के कोने पर टिक कर बैठ गया और मन्नत की आंखों में देखते हुए फिर से पूछा, लेकिन आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्या आपने इस कंपनी का नाम पहले कभी नहीं सुना था, या फिर इस नाम से जुड़ी कोई बात आपको परेशान कर रही है? मन्नत खामोश थी। उसे कैसे पता चलता कि उसने यह नाम सुना है या नहीं? उसे तो अपनी यादों के पन्ने ही खाली नजर आ रहे थे। पर डोमिनियन शब्द उसके कानों में किसी पुराने संगीत की तरह बज रहा था। उसने अपनी उंगलियों को आपस में भींच लिया और मन ही मन बुदबुदाई, ग्लोबल कंपनी, डोमिनियन, वेदांश राठौर, माता रानी, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है? उसके दिल और दिमाग में जिसे जंग छेड़ चुके थे, वह किसी तरह खुद को संभाले बैठी थी, क्योंकि उसे इस वक्त नौकरी की सख्त जरूरत थी। वेदांश ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए मन्नत की आंखों में देखा और सपाट आवाज में अपना फैसला सुनाया, आपकी जॉब पक्की है मिस मन्नत। आज से, अभी से और इसी वक्त से आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। क्या? पर्सनल असिस्टेंट? बस इतना सुनते ही मन्नत सब कुछ भूलकर उसे देखने लगी। वह हक्की बक्की रह गई। वेदांश ने एक भौवे उठाकर पूछा, कोई शक जो अब बाकी नहीं रहना चाहिए? मन्नत मन ही मन बुदबुदाने लगी, हे माता रानी, आपने तो मेरी लंका लगा दी। जिस पोस्ट से मैं सबसे ज़्यादा डर रही थी, इस इंसान ने वही थमा दी। खरूस कहीं का, अगर यह 24 घंटे मेरे आसपास रहा तो मैं पक्का पागल हो जाऊंगी। एक तो इसके करीब होने से पहले ही इतनी बेचैनी हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिल बुलेट ट्रेन की तरह क्यों भाग रहा है। हाँ, मानती हूँ यह स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं इसके पीछे पीछे फाइलें लेकर घूमूंगी। मैंने सुना है पीए को तो सोने का भी वक्त नहीं मिलता। मन्नत के चेहरे पर डर, झुंझुलाहट और उलझन के भाव साफ देखे जा सकते थे। वेदांश चुपचाप बैठा उसके चेहरे की इस कॉमेडी का मजा ले रहा था। उसने अपनी अगली चाल चली। 1 लाख रुपए प्रति महीना होगी आपकी सैलरी, वेदांश ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा। जैसे ही 1 लाख का शब्द मन्नत के कानों से टकराया, वह कुछ सेकंड तक सब कुछ भूलकर बस उसे देखती रह गई, जैसे उसके कानों ने सही सुना ही ना हो। सर, आपने क्या कहा? वो हकलाते हुए बोली।
एक लाख? वेदांश ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, कम है? आप इससे ज़्यादा उम्मीद करी थी? मन्नत ने तुरंत सिर जोर जोर से ना में हिलाया। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो 1 लाख सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आवाज़ में सच्ची हैरानी थी। क्या क्या एक पीए की सैलरी सच में इतनी होती है? उसका सवाल बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसा था। वेदांश हल्का सा मुस्कुराया। आप किसी आम कंपनी की पीए नहीं है मिस मन्नत। आप दुनिया की सबसे बड़े बिजनेसमैन और वेदांश राठौर की असिस्टेंट बन रही हैं, तो इतनी सैलरी तो बनती ही है। उसने थोड़ा आगे झुककर कहा, आपके लिए 1 लाख भी कम है। ये सिर्फ इनिशियल है, वरना उसकी आंखों में हल्की शरारत चमकी। मेरे पीए की सैलरी इससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, है ना मिस मन्नत? मन्नत को आधी बात समझ में आई, आधी नहीं, लेकिन उसका दिमाग तो अभी भी 1 लाख पर अटका हुआ था। वह मन ही मन खुश होते हुए बोली, हे माता रानी, 1 लाख? उदयपुर में मैं 20,000 की जॉब करती थी, उसमें भी आधा तो ईएमआई पर चला जाता था, बाकी में जैसे तैसे गुजारा। उसकी आंखों में पुरानी मुश्किलें एक पल को झलक गई और अब सीधे 1 लाख। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मासूम सी मुस्कान फैल गई। अब तो मैं अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी और थोड़ा सा सेव भी करूंगी। वह हल्का सा मुस्कुराई, और शायद पहली बार बिना सोचे कुछ खरीद पाऊंगी। वेदांश चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी हर छोटी खुशी, हर मासूम ख्याल, सब उसकी आंखों में उतर रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मन्नत अभी 1 लाख रुपये के ख्यालों में डूबी ही थी, तभी वेदांश की भारी आवाज़ एक बार फिर गूंजी और वो कहा, हाँ मिस मन्नत, एक बात और। आपको 24/7 यानी 24 घंटा सातों दिन, यानी हर वक्त मेरे साथ ही रहना होगा। यह सुनते ही मन्नत के चेहरे की वो प्यारी मुस्कान गायब हो गई। उसके हाथों के तोते उड़ गए। अभी कहाँ वो अपनी शॉपिंग लिस्ट बना रही थी और कहाँ वेदांश की इस बात ने उसकी धड़कनों को बुलेट ट्रेन की रफ्तार दे दी। उसने हकलाते पूछा, मैं कुछ समझी नहीं सर। 24 घंटे आपके साथ? वेदांश अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर उसके करीब आया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। हाँ मिस मन्नत, सीधा सा मतलब है, आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं। आपको हर वक्त मेरे साथ रहना होगा, ऑफिस के अंदर भी और ऑफिस के बाहर भी। उसने मन्नत की आंखों में अपनी गहरी नज़रें गड़ा दी। ऑफिस के अंदर जब तक आप रहेंगी, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आदेश मानेंगी। मेरे काम के सिवा आपको किसी और का काम छूने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे कुछ कहे, पर अगर आप खुद भी किसी की मदद करना चाहें तो आपको इसकी इजाज़त नहीं है। आपकी पूरी दुनिया इस केबिन से शुरू होकर मुझ पर ख़त्म होनी चाहिए। मन्नत ने घबराकर थूक निगला। उससे महसूस हो रहा था कि वेदांश का घेरा तंग होता जा रहा है। वेदांश आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल पास आकर रुक गया। दूसरी बात, ऑफिस के बाहर भी जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी, आप मेरे पास होंगी। ना आप मुझसे समय पूछेंगी, ना जगह। बस मेरा एक कॉल और आप मेरे सामने होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी दिन आपको पूरे 24 घंटे मेरे साथ गुजारना पड़े और मैं आपको घर जाने की इजाज़त ही ना दूँ। मन्नत की सांसें जैसे अटक सी गई। हे माता रानी, यह कैसी नौकरी है? 1 लाख रुपये क्या दे रहे हैं? इन्होंने तो मुझे खरीदने का ही पूरा प्लान बना लिया है। 24 घंटे इनके साथ? यह बॉस है या जेलर? समझ गई आप मिस मन्नत? मन्नत जो अब तक हैरानी के भंवर में थी, अचानक होश में आई। उसकी आवाज़ में एक तीखापन था। तो बात यह है, आप मुझे नौकरी नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप मुझे 1 लाख रुपये में खरीद रहे हैं। यह सुनते ही वेदांश की मुट्ठियाँ कस गई। मन्नत के शब्दों ने उसके कलेजे पर किसी नस्तर की तरह वार किया था। उसकी आंखों में एक गहरा ठंडापन उतर आया, जिसके पीछे बेपनाह दर्द छिपा था। वह मन ही मन सोचा, आपको मैं कैसे खरीद सकता हूँ जान? भला कोई अपनी जान की कीमत लगाता है, लेकिन आपको अपने पास रखने के लिए मुझे अब कोई भी शर्त रखनी पड़े,
कोई भी सख्ती अपनानी पड़े तो मैं अपनाऊंगा, क्योंकि एक बार आपको आज़ाद छोड़ने की गलती मैंने की थी और नतीजा यह हुआ कि मैंने आपको 3 साल के लिए खो दिया। वो तड़प, वो अधूरापन अब मैं फिर से नहीं सह सकता। आप इसे खरीदना समझे या कैद, लेकिन अब वही होगा जो वेदांश राठौर चाहेगा। मन्नत ने गुस्से से फिर कहा, और यदि मैंने मना कर दिया तो? उसका सवाल सुनकर वेदांश के होठों पर एक कड़वी और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वह वापस अपनी आलीशान चेयर पर जाकर बैठ गया और बड़े आराम से बोला, आप अपनी कीमत इतनी कम लगा रही हैं मिस मन्नत? मन्नत हैरान रह गई। वह उससे जवाब मांग रही थी, लेकिन उसने उल्टा सवाल दाग कर उसे फिर से खामोश कर दिया। वह धीरे से बुदबुदाई, मैं इनसे सवाल कर रही हूँ और ये मेरे ही सवाल को मुझ पर दोहरा रहे हैं। सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते। सच में बॉस लोग कितने खड़ूस होते हैं, और जब बॉस इतना अट्रैक्टिव और हैंडसम हो तो वो और भी खतरनाक लगता है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, कीमत आप लगा रहे हैं 1 लाख, और बदले में आप चाहते हैं कि मैं आपकी कैदी बन जाऊं? क्या यह जायज़ है? वेदांश ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और कंधे उचकाते हुए कहा, तो फिर आप जा सकती हैं मिस मन्नत। डोमिनियन ग्रुप में वही टिकता है जो मेरी शर्तें मानता है। मुंबई में रोज हजारों लोग करोड़ों सपने लेकर आते हैं अपनी शर्तों के साथ, लेकिन यहाँ की व्यवस्था और वक्त की मजबूरी उन्हें उनकी शर्तें भुला देती है। हजारों की भीड़ खड़ी है मेरे पीए बनने के लिए, लेकिन मैंने आपको चुना क्योंकि आपकी आंखें ईमानदार है और आप लूना के लिए खास हैं। मन्नत अचानक चुप हो गई। वेदांश ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अब मैं क्या करूं? उदयपुर लौटने के लिए भी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। यहाँ इस अनजान शहर में मैं किसी को जानती तक नहीं, और ये मुझे जाने को कह रहे हैं। अगर मैं यहाँ से गई तो मैं फिर कहाँ जाऊँगी? वह सोच में डूब चुकी थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है सर, मुझे ये डील मंजूर है। वेदांश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वह जानता था कि मन्नत यही फैसला लेगी, लेकिन उसके मुंह से यह हाँ सुनकर उसे रूहानी सुकून मिल रहा था। वह मन्नत को फिर से अपनी दुनिया का हिस्सा बना चुका था। दूसरी ओर मन्नत का मन भारी था। एक तरफ उसकी मजबूरी थी तो दूसरी तरफ ना जाने क्यों उसका दिल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनजाने में गवाही दे रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने दिमाग के शोर को चुप कराकर अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की। तभी वेदांश ने टेबल पर पड़े कॉन्ट्रैक्ट पेपर की तरफ इशारा किया। मन्नत की नज़र पास रखे पेन स्टैंड पर गई और जैसे वह वहां से पेन निकालने वाली थी, वेदांश ने बीच में ही उसे रोक दिया। उसने अपना कीमती सिग्नेचर पेन मन्नत के ठीक सामने रख दिया। मन्नत ने जैसे उस पेन को छूने की कोशिश की, एक पल के लिए दोनों की उंगलियां आपस में टकरा गई। जैसे वेदांश की त्वचा का स्पर्श मन्नत को हुआ, उसके पूरे शरीर में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसका चेहरा घबराहट से लाल पड़ गया और दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। एक तो यह इंसान अपनी अजीब शर्तों से मुझे डरा रहा है, ऊपर से इनका मेरे इतने करीब होना। मन्नत मन ही मन सोची, हे माता रानी, इनके स्पर्श में ऐसा क्या है कि पूरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता है, जिससे मेरा रोम रोम इन्हें पहचानता हो, पर मैं तो इन्हें जानती तक नहीं। वेदांश ने गहरी और नशीली आंखों से लगातार मन्नत के चेहरे के बदलते भावों को पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल थी। मन्नत के सिग्नेचर करते ही जैसे ही केबिन का दरवाजा खुला, कबीर, मयंक, शिव और लूना अंदर दाखिल हुए। मन्नत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको एकटक देखी। कबीर की नजरें जैसे ही अपनी छोटी बहन पर पड़ी, उसका दिल भर आया। मन्नत का उसे एक अजनबी की तरह देखना कबीर को अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन उसने पत्थर बनकर खुद को संभाले रखा। वही मन्नत कबीर को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। वह चहकते हुए उसके पास आई और बड़ी मासूमियत से पूछी, आप भी यही काम करते हैं? कबीर ने अपना गला साफ किया और एक फीकी मगर सच्ची मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं यही होता हूँ। मन्नत के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई। उसने एक विजयी मुस्कान के साथ वेदांश की तरफ देखा, जो
जो अपनी कुर्सी पर बैठा अपनी जान की इस मासूम शरारत को बड़ी गहराई से देख रहा था। मन्नत ने कबीर की तरफ इशारा करते हुए वेदांश को चिढ़ाया। तब तो बहुत बढ़िया है, आपने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि मैं आपकी बहन जैसी दिखती हूँ। कबीर का दिल यह सुनकर भारी हो गया। उसकी अपनी सगी बहन उसे भाई जैसा तो मान रही थी, पर एक अजनबी की तरह। मन्नत ने कबीर का हाथ पकड़ते हुए आगे कहा, तो आप मुझे इस खरूस बॉस से बचा लेंगे ना? कबीर एक पल के लिए सन्न रह गया। सबकी नजरें मन्नत पर ही टिक गई। वहीं कमरे में खड़े मयंक और शिव ने अपनी हंसी रोकने के लिए नजरें फेर ली, जबकि वेदांश की भवें तन गई। वो मन ही मन बुदबुदाया, खरूस? पूरी दुनिया मुझे बिजनेस टाइकून कहती है, माफिया वर्ल्ड मुझे किंग कहता है, और मेरी अपनी जान मुझे खरूस बॉस का टैग दे रही है। कबीर ने मन्नत के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, पर खुद को रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, आपको अपने खरूस बॉस से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बचाने के लिए आपका भाई है ना? मन्नत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने राहत की सांस ली और चहकते हुए कही, तब तो ठीक है, एंड थैंक यू। वो वापस वेदांश की तरफ मुड़ी और अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़े ही रौब से बोली, सुना आपने? अब अगर आपने मुझे परेशान किया या मुझ पर चिल्लाए तो मैं सीधे इनके पास चली जाऊंगी। आखिर ये मेरे भाई जैसे हैं, ये आपकी खबर जरूर लेंगे। वेदांश अपनी चेयर पर थोड़ा आगे झुका। उसके चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कबीर की तरफ देखा और फिर मन्नत को देखा, लेकिन वह खामोश रहा। तभी मयंक ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा, ऐसा भी क्या कर दिया जो आप इन्हें खरूस कह रही हैं? मन्नत ने उसे घूरकर देखी और पूछी, आपकी तारीफ? मयंक ने बड़े स्टाइल से कहा, मयंक, लेकिन आपके लिए आपके भाई जैसा हूँ। जैसे आप अपने बॉस की शिकायत कबीर के पास करेंगी, वैसे ही आप मेरे पास भी कर सकती हैं। हम दोनों इनका क्लास लगा देंगे। सच में? मन्नत हंसते हुए बोली, और फिर क्या था, उसने तो शिकायत की लाइन ही लगा दी। तो सुनिए, उसने वेदांश की ओर इशारा करते हुए बोली, ये जो चेयर पर बैठे हैं ना, इन्होंने मुझे 1 लाख में खरीद लिया है। इन्होंने मेरी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया है। लूना ने तो कहा था कि मुझे नौकरी मेरी हुनर पर मिली है, बिना सर्टिफिकेट के। तो फिर ये इंटरव्यू का नाटक क्यों हुआ? और इंटरव्यू के नाम पर इन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल किए जो इन्हें नहीं करने चाहिए थे। फिर वो थोड़ा मयंक के पास झुककर धीरे से बुदबुदाई, खरूस है, 1 नंबर का खरूस है। अगर पूरी दुनिया में खरूस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए ना, तो आपके बॉस को, मेरा मतलब है कि अब हमारी बॉस को मिलना चाहिए। मन्नत ने घूरकर वेदांश को देखा। उसकी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तभी कबीर ने बहुत प्यार से मन्नत से कहा, मनु, मेरा मतलब है मन्नत, आप अभी लूना के साथ बाहर जाइए। उन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तब तक मैं यहाँ आपकी बॉस की खबर लेता हूँ। मन्नत ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छे से लीजिएगा। और फिर वह लूना के साथ बाहर निकल गई। उसके जाते ही केबिन का माहौल फिर से गंभीर हो गया। लूना मन्नत को दूसरे हिस्से में ले आई, जहाँ मन्नत अभी भी फुदक रही थी और बरबरा रही थी। लूना ने मन्नत के दोनों हाथ थामे और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मनु, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं बरसों से बॉस के साथ काम कर रही हूँ। वह दिल के बुरे नहीं हैं। वह तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, बल्कि तुम जब भी उनके पास रहोगी खुद को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करोगी। मन्नत ने शंका भरी नज़रों से लूना को देखा तो लूना ने आगे कहा, उन्होंने तुम्हें खरीदा नहीं है। इस कंपनी में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए बॉस ही शर्तें तय करते हैं। तुम उन्हें गलत मत समझो, मुझ पर यकीन रखो। तुमने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। मन्नत अभी भी उलझी हुई थी, पर लूना की बातों से उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने मासूमियत से पूछा, तुम सच कह रही हो ना? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी? लूना की आंखों में एक अजीब सी गहराई उतर आई। उसने मन्नत के गाल पर हाथ रखकर कहा, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई पाप है तो वह है तुम्हें धोखा देना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ मासूम नहीं हो, तुम एक फरिश्ता हो। बस इतना समझ लो कि जो भी बॉस कहे तुम्हें वही करना है। उनके खिलाफ मत जाना। वो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे और ना कभी होने देंगे।
अब तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। मन्नत ने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कुराई। वहीं केबिन में सब कुछ शांत था, लेकिन वेदांश के अंदर तूफान चल रहा था। उसका चेहरा बाहर से जितना शांत था, अंदर उतना ही बिखरा हुआ। वो खामोश था, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का शोर था। क्या सच में मन्नत सब कुछ भूल चुकी है? वह ऐसा इंसान नहीं था जो हर चीज़ के लिए सबूत ढूंढे। उसे अपनी मन्नत को समझने के लिए कभी किसी एविडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन आज हालात कुछ और थे। उसकी आंखों के सामने एक एक करके हर पल घूमने लगा। मन्नत का उसके पास आते ही दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, उसके करीब आते ही उस एहसास में खो जाना, फिर अचानक उस पेंडेंट का ना होना। वेदांश की मुठ्ठियां कस गई। वो पेंडेंट उनके प्यार की सबसे बड़ी निशानी थी, जो हमेशा मन्नत के गले में रहता था। उसने अपनी आंखें बंद की। अगर उनकी यादाश्त सच में चली गई है तो पेंडेंट क्यों उतारा? और अगर नहीं गई तो फिर भी उन्होंने पेंडेंट क्यों उतारा? यही सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था और सच मानने से इनकार कर रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रें अब और ठंडी हो गई थी। मुझे सबूत चाहिए, वह मन ही मन कहा। वहीं कबीर की मुठ्ठियां कसी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। ये हो ही नहीं सकता है वेद, उसने धीमे लेकिन भारी आवाज़ में कहा। मनु एक्टिंग नहीं कर सकती, वो मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। उसकी आवाज़ हल्की सी टूट गई। वहीं मयंक भी बेचैन था। उसने बालों में हाथ फेरा और कहा, कुछ तो है जो हमसे मिस हो रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? और एक पल के लिए मान भी ले कि उनकी यादाश्त चली गई है, तो क्या हमें देखकर भी उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? और वो इतना इमैच्योर बिहेव क्यों कर रही हैं? हमें याद है जब राव से बचकर वो मुंबई लौटी थी, कितनी समझदार और मैच्योर हो गई थी। और अब ऐसा लगता है जैसे वो हमारी मनु है ही नहीं। ये कैसे संभव है? सिचुएशन हमारी समझ से बाहर है। क्या सही है क्या गलत, कुछ भी क्लियर नहीं है। मनु हमारे सामने है लेकिन हमारे साथ नहीं है। कबीर ने दोनों हाथ टेबल पर टिकाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो मयंक। हम जितना भी सोच लें, हमारे सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास है। वह एक पल रुका। अमृता। उसकी आवाज़ में झुंझुलाहट साफ थी। और वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ गायब है। केबिन में फिर भारी खामोशी छा गई। तभी शिव आगे बढ़ा और बोला, किंग, हम लगातार उन पर नज़रें बनाए हुए हैं। चारों तरफ हमारे लोग लगे हुए हैं। हर लोकेशन, हर कॉन्टैक्ट, सब चेक हो रहा है। उसने भरोसे के साथ कहा, बहुत जल्द वो हमारे सामने होंगे। वेदांश अब भी चुप था। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हुई जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। फिर धीरे से खोला और कहा, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। चारों की नज़रें तुरंत उसकी तरफ उठ गई। वो धीरे धीरे लूना की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ अब और सख्त थी, लूना, आपकी एनालिसिस क्या कह रही हैं? लूना ने एक गहरी सांस ली और बोली, किंग, मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए बिना एविडेंस के कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। वह एक एक शब्द पर जोर देकर बोल रही थी। अगर सच जानना है तो मुझे उनका पूरा एग्जामिनेशन करना होगा। कबीर तुरंत बोला, कैसा एग्जामिनेशन? लूना ने जवाब दिया, ब्लड टेस्ट और ब्रेन का सीटी स्कैन। तभी मैं बता पाऊंगी कि उनकी मेमोरी लॉस सच में हुई है या नहीं, या इसके पीछे कोई और वजह है। केबिन में फिर सन्नाटा छा गया। वेदांश की आंखें और गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? तैयारी शुरू करो, मुझे सच चाहिए। आपको जो भी करना है कीजिए, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, जो भी लगे। उसने एक एक शब्द पर जोर दिया, लेकिन मुझे रिपोर्ट चाहिए। वह एक सेकंड रुका। उसकी आंखों में ठंडी आग जल रही थी, और वो भी जल्दी। लूना ने अपना सिर हिला दिया। वही टॉप फ्लोर की लंबी शांत गलियारे में मन्नत अकेले खड़ी थी। उसकी नज़र सामने बड़े कांच के शीशों से बाहर जाती हुई उस रास्ते पर टिक गई जहाँ से कुछ घंटे पहले वो अंदर आई थी। फूलों से सजा हुआ रास्ता अब भी वैसा ही था। मन्नत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वाह, वह मन ही मन बुदबुदाई। कितना स्पेशल फील कराया था इस कंपनी ने। फूलों के रास्तों से एंट्री, जैसे मैं कोई वीआईपी हूँ।
अगले ही पल उसका चेहरा मुंह बनाकर बदल गया और फिर उसी खरूस ने 1 लाख में मुझे कैदी बना लिया। उसने हल्के से अपने हाथ बांध लिए। लेकिन मैं मन्नत हूँ, किसी की कैदी नहीं। उसकी आंखों में एक जिद चमकी। बस थोड़े पैसे जमा हो जाए और मैं सीधा उदयपुर भाग जाऊंगी, अपनी अम्मू के पास। अचानक उसे अमृता की याद आ गई। उसका चेहरा नरम पड़ गया। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया, लेकिन अमृता का नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। मन्नत की भौवें सिकुड़ गई। क्या है यह? उसने फिर से कोशिश की, लेकिन जवाब वही। अब उसने जल्दी से मिस्टर और मिसेज मेहता का नंबर मिलाया। उनका भी नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। इस बार उसके चेहरे पर साफ बेचैनी उतर आई। ये कैसे हो सकता है? 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, अम्मू ने एक बार भी कॉल नहीं किया। उसकी आंखों में हल्की नमी भर आई। वो तो कभी ऐसा नहीं करती है। वो धीरे से बुदबुदाई, काश मैं उसे बता पाती कि मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है और मैं भी उसे मुंबई बुला लेती। उसने खाली हवा में देखा। वो है कहाँ? ऐसे कैसे भूल गई मुझे? उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद ढलक गई। तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है क्या अम्मू? तुम मुझे कॉल कर क्यों नहीं रही हो? कहाँ हो तुम? कुछ पल तक वो वही खड़ी रही, फिर खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, मुझे स्ट्रांग रहना होगा। अब मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना है। बस माता रानी इतना कर दो कि अम्मू जल्दी वापस आ जाए और मैं यहाँ अच्छे से पैसा जमा कर लूँ। फिर इस खरूस की कैद से निकलकर सीधे उदयपुर वापस। वो गहरी सांस ली और वहीं पास के चेयर पर बैठ गई। थकान, भूख और वो अजीब सा सिर दर्द सब एक साथ उस पर हावी हो रहे थे। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था और सबसे बड़ी बात, उसके पर्स में 1 रुपया तक नहीं था। वो हल्की सी हंसी। 1 लाख की नौकरी और जेब में 1 पैसा नहीं, क्या मेरी किस्मत है। उसने सिर पीछे टिकाया। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी मिस मन्नत ने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने वेदांश खड़ा था। उसे देखते वो ऐसी उछली जैसे किसी ने करंट दे दिया हो। वो सीधे चेयर से उठकर खड़ी हो गई। आप? वेदांश ने बिना किसी भाव के कहा। चले? मन्नत का चेहरा तुरंत सवालों से भर गया। कहाँ सर? वेदांश 1 कदम उसकी तरफ बढ़ा और उसी पल मन्नत झट से 2 कदम पीछे हट गई। यह देख वेदांश की भौवें हल्की सी उठी और पूछा, आप मुझसे दूर क्यों भाग रही हैं? मन्नत की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। सर, ये कैसा सवाल है? मैं आपसे भाग कहाँ रही हूँ? मैंने तो बस 2 कदम पीछे लिया है। क्या यह भी उसी 1 लाख के दिल में आता है कि आप मेरे करीब आएंगे और मुझे हिलना भी नहीं है? वेदांश के होठों पर एक गहरी मुस्कान उभरी। उसने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और आगे बढ़ते हुए सिर्फ इतना कहा, तो चलिए, लेकिन हाँ, सवाल नहीं। इतना कहकर वो मुड़ गया और सीधे आगे बढ़ गया। मन्नत कुछ सेकंड वहीं खड़ी उसे देखती रह गई। फिर अचानक वो होश में आई और चिल्लाई, अरे सुनिए तो। वह जल्दी जल्दी उसके पीछे भागी। सर 1 मिनट। वेदांश रुका नहीं। सर प्लीज़, पहले बात तो सुन लीजिए। वह उसके बराबर आकर बोली, क्या अभी से काम शुरू करना है? मतलब अभी? उसने आसमान की तरफ देखा। रात होने वाली है सर, कल सुबह से जॉब शुरू नहीं हो सकती है क्या? वह रुकी और फिर पूछी, 1 मिनट, लूना कहाँ है? वह चली गई हैं, वेदांश बेपरवाह से कहा। क्या? मन्नत हैरान होकर बोली, वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई? मुझे तो उनके साथ जाना था। अब उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता है, मैं अपने फ्लैट कैसे जाऊंगी? इस बार वेदांश रुक गया, धीरे से पलटा और उसकी आंखों में देखते बोला, आप भूल रही हैं। उसकी आवाज़ गहरी थी। 24 घंटे 7 दिन आपको मेरे साथ रहना है। वह 1 कदम उसके करीब आया और जहाँ तक आपके फ्लैट की बात है, आपको छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। मन्नत कुछ बोल पाती उससे पहले ही वेदांश ने कहा, फिलहाल गाड़ी में चलिए, चुपचाप बैठिए और जैसा कहा जाए वैसा कीजिए। मन्नत वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसका चेहरा पूरी तरह शॉक था। हे माता रानी, वह मन ही मन बोली, ये नौकरी है या किडनैपिंग पैकेज? खरूस कहीं का, सीधा जवाब नहीं दे सकते हैं क्या? बस ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जैसे मैं इंसान ही अलेक्सा हूँ। वह जल्दी जल्दी उसके पीछे भागी।
टॉप फ्लोर के नीचे सीधे पार्किंग एरिया तक। वेदांश बिना कुछ बोले सीधे कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने इशारे से मन्नत को बैठने को कहा। मन्नत ने गुस्से में लंबी सांस ली और जैसे वो पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलने वाली थी, वेदांश की भारी आवाज़ गूंजी, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ मिस मन्नत, सामने आकर बैठिए। मन्नत का मुंह बन गया। उसने मन ही मन एक बार फिर उसे कोसा। लो, अब इन्हें इसमें भी दिक्कत है। वह पैर पटकते हुए सामने वाली पैसेंजर सीट पर बैठी और धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया। बैठते ही उसने अपनी गर्दन अकड़ाई और बड़े अजीब तरीके से आंखें घुमाकर वेदांश को घूरने लगी। उसका चेहरा इतना फनी लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा टॉफ़ी ना मिलने पर अपने गाल फुला लेते हैं। वेदांश ने साइड से उसे देखा। वह इतनी छोटी और मासूम लग रही थी कि उस बड़ी सी सीट में लगभग खो गई थी। मन्नत उसे ऐसे देख रही थी जैसे अपनी नज़रों से ही उसका कत्ल कर देगी। तभी वेदांश ने शांत स्वर में कहा, सीट बेल्ट लगाइए। मन्नत ने झटके से बेल्ट खींची पर वह अटक गई। उसने फिर से जोर लगाया पर बेल्ट टच से मस नहीं हुई। ये कैसी कार है? 1 लाख की सैलरी देने वाले बॉस की कार की बेल्ट भी खरूस है। जहाँ देखो बिना वजह अटक जा रही है। वह बेल्ट से कुश्ती लड़ने लगी। वेदांश ने एक गहरी सांस ली, कार का इंजन बंद किया और धीरे से मन्नत की तरफ झुका। मन्नत की बोलती ही बंद हो गई। उसका दिल फिर से ढोल नगारे बजाने लगा। जैसे ही वेदांश का चेहरा मन्नत के करीब आया, उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया जैसे वह उसे काटने वाला हो। वेदांश ने सिर्फ बेल्ट खींचकर उसे क्लिक किया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सांस ले सकती हैं आप, बेल्ट लग गई है। मन्नत ने धीरे से एक आंख खोली और फिर खुद को संभालते हुए बोली, मुझे पता था, मैं बस चेक कर रही थी कि ये काम करती है या नहीं। वेदांश ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से बाहर निकाल दी, जबकि मन्नत अभी भी खिड़की के बाहर मुंह फुलाए बैठी थी। कुछ ही देर में कार एक बेहद आलीशान होटल के सामने आकर रुकी। मन्नत ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, उसकी आंखें चौड़ी रह गई। ऊंची ऊंची लाइट्स, चमकता हुआ एंट्रेंस और लग्जरी वाला माहौल। हे भगवान, वह मन ही मन बुदबुदाई, ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। उसी वक्त वेदांश कार से उतरा और आकर उसके साइड का दरवाज़ा खोल दिया। मन्नत वहीं जमी रह गई। उसके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल दौड़ने लगे। इतना बड़ा होटल, रात का समय और वह अकेली। उसकी सांसें भारी होने लगी। माथे पर हल्का हल्का पसीना उभर आया। अचानक उदयपुर का वही डरावना सीन उसकी आंखों के सामने चमक गया। वही होटल, वही बंद कमरा और वो डर। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। नहीं, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मैं यहाँ क्यों आ गई? क्यों किसी पर भरोसा कर लिया? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वेदांश उसके हर एक्सप्रेशन को पढ़ रहा था। उसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। उसने गहरी शांत आवाज़ में कहा, डरिए मत मिस मन्नत, हम यहाँ सिर्फ डिनर के लिए आए हैं। मन्नत एकदम चौंकी। डिनर? उसने शक भरी नज़रों से उसे देखा। सच में? वेदांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और हाँ, आपके दिमाग में जो वो बेवजह के ख्याल चल रहे हैं ना, उन्हें बंद कीजिए। जो आप सोच रही हैं वे सब कुछ नहीं होने वाला है। मन्नत और भी हैरान हो गई। आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? वेदांश ने बिना रुके जवाब दिया, आपको समझने के लिए मुझे शब्दों की ज़रूरत नहीं है। मन्नत कुछ पल उसे देखती रह गई। फिर वो हल्के से बोली, तो फिर आप घर पर भी तो डिनर कर सकते थे ना, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? वेदांश धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, एक कदम उसके करीब आया। मन्नत तुरंत सीट से पीछे सट गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वेदांश वहीं ठहर गया। कुछ सेकंड बस उसे देखता रहा। उसके होठों पर हल्की सी दर्द भरी मुस्कान आई। वह मन ही मन बोला, मेरी जान मेरे इतने करीब है, फिर भी मैं इन्हें छू नहीं सकता, ना इन्हें अपने बाहों में खींच सकता हूँ और ना इन्हें मैं बता सकता हूँ कि यह सिर्फ मेरी हैं। और सबसे ज़्यादा उसे इस बात का दर्द था कि मन्नत उससे डर रही थी। क्या सच में इन्हें कुछ भी याद नहीं है? उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। फिर धीरे से आगे बढ़कर मन्नत के माथे पर हल्के से टैप किया। कहा था ना, इतना सोचना मना है। मन्नत ने झट से आंखें खोली और अगले ही पल उसकी नज़रें सीधे वेदांश की आंखों से टकराई।
एक पल, बस एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गई, डर, सवाल, सब कुछ। बस वह आंखें जिनमें एक अजीब सा अपनापन था, और उसी पल उसका दिल फिर से बेकाबू हो गया। तभी वेदांश ने कहा, सोचना हो गया हो आपका तो अब चले। वेदांश की आवाज़ शांत थी। मन्नत अब कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। जैसे ही वेदांश को एहसास हुआ कि वह उसके पीछे आ रही है, वह अचानक रुक गया। मन्नत सीधे आकर उसके बराबर में खड़ी हो गई। वेदांश ने बिना कुछ कहे अपने कदम फिर से बढ़ा दिए। अब दोनों साथ साथ चल रहे थे, ना वो आगे ना वो पीछे, जैसे दोनों का एक अनकहा रिश्ता उन्हें बराबरी पर ला रहा हो। मन्नत को भले कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन देखने वाला कोई भी आसानी से समझ सकता था कि वेदांश उसे अपने बराबर रख रहा था। यही उसकी खासियत थी, अपने प्यार को कभी पीछे या आगे नहीं, हमेशा अपने बराबर रखना। मन्नत अभी भी उलझी हुई थी। इतना बड़ा होटल, इतनी लग्जरी, उसकी आंखें अभी हर चीज़ को हैरानी से देख रही थी। कुछ ही देर में दोनों वीआईपी एरिया में पहुंचे। पूरा एरिया पूरी तरह खाली था। मन्नत के कदम वहां के मखमली कारपेट पर पड़ रहे थे और उसका दिमाग फिर से सवालों के जाल बुनने लगा। हे माता रानी, मेरे सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक भी जवाब नहीं है। क्या कोई अपने पिए को इतना खास ट्रीटमेंट देता है, वो भी पहले ही दिन? पहले वो फूलों का रास्ता, फिर 1 लाख की सैलरी का ऑफर, और अब इस 5 स्टार होटल के वीआईपी एरिया में ये शाही खाना। आखिर मुझ में ऐसी क्या खास है जो ये खरूस मुझ पर इतना मेहरबान हो रहा है? कहीं इसके कुछ गलत इरादे तो नहीं है ना? वेदांश ने बहुत ही सलीके के साथ मन्नत के लिए चेयर खींची और खुद उसके सामने बैठते हुए बोला, बैठिए, क्या आपको भूख नहीं लगी है? यह सुनते ही मन्नत की पलकें शर्म और संकोच से झुक गई। उसे कितनी जोर से भूख लगी थी, यह शायद वो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती थी। दिन भर की थकान और खाली पेट ने उसकी हालत खराब कर दी थी, पर वेदांश को बताने की जरूरत कहाँ थी। वह तो मन्नत के चेहरे की रंगत और उसकी आंखों की हल्की सी बेबसी देखकर ही समझ गया था कि उसकी जान भूखी है। आखिर वह उसे यहाँ लाया ही इसलिए था। वो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, आप कुछ खास नहीं है मिस मन्नत। मन्नत ने तुरंत सिर उठाया, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा दुख, लेकिन वेदांश ने अपनी बात पूरी की। आज मेरा वैसे भी डिनर का प्लान यहाँ था, और आप मेरी पिए हैं, तो सोचा कल से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वह थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो आज आपको ठीक से खिला दिया जाए। मन्नत बस उसे देखती रह गई। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा अपनापन था। वह धीरे धीरे आकर चेयर पर बैठ गई और वेदांश के कहने पर मेनू कार्ड देखने लगी। उसे वह किसी सरकारी दस्तावेज की तरह गौर से पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पकवानों के नाम से ज़्यादा वहाँ लिखे प्राइस खटक रहे थे। एक एक डिश की कीमत देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, यहाँ इतना महंगा खाना, क्या ये लोग खाने में सोना मिलाते हैं या सोने की प्लेट में सजा कर देते हैं? इतने महंगे दाम देखकर तो मेरी आधी भूख वैसे ही मर गई। भला इतने पैसों में तो पूरे उदयपुर का पेट भर जाए। वेदांश अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा अपनी गहरी नज़रों से मन्नत के चेहरे के हर उतार चढ़ाव को तार रहा था। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे सिर्फ उसका दिल महसूस कर सकता था। 3 साल गुजर गए, पर मेरी जान की ये अदा आज भी नहीं बदली। आप चाहे सब कुछ भूल जाएं, पर मेनू कार्ड में पहले कीमत देखना आपकी फितरत है। याद है, पहले भी आप मुझे महंगे होटलों से खींचकर स्ट्रीट फूड खिलाने ले जाती थी। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान खिली। फिर उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मिस मन्नत, ऑर्डर कीजिए। मन्नत ने तुरंत मेनू कार्ड मेज पर पटका और बेबसी से बोली, देखिए सर, आपको डिनर करना था और आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, इसलिए आपको जो समझ में आता है ऑर्डर कर दीजिए। मुझे तो यहाँ कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। सच कहूँ तो आप बुरा ना माने तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। बाहर जो ढाबा है ना, वहाँ बैठकर खाते हैं, बहुत मज़ा आएगा और खाना भी असली स्वाद वाला होगा। वेदांश ने अपनी भव्य सी कोरी और संजीदगी से कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम खाना यहीं खाएंगे। तो ठीक है, जब आपको यहीं की जिद पूरी करनी है तो आप खुद ऑर्डर कीजिए, मैं उसी में से कुछ चख लूँगी। मन्नत ने हार मानते हुए मुंह बनाया। वेदांश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि मन्नत खुद से कुछ नहीं मंगवाएगी,
उसने पास खड़े वेटर को इशारा किया। वेटर के आते ही वेदांश की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और अधिकार था। उसने वेटर की आंखों में देखते हुए कहा, एक काम कीजिए। वह कुछ पल रुका और फिर मन्नत की ओर देखते हुए वेटर से बोला, आज वो सब सर्व कीजिए जो इस टेबल पर बैठी लेडी को सबसे ज़्यादा पसंद है। वेटर ने सिर झुकाया, पर मन्नत हैरान थी। उसने वेटर को जाते हुए देखा और फिर वेदांश से पूछा, पर उसे कैसे पता होगा कि मुझे क्या पसंद है? और आपको कैसे पता? वेदांश ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोला, वेट एंड वॉच मिस मन्नत, कुछ देर में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कल देखेंगे कि वेदांश ने मन्नत का फेवरेट डिश क्या मंगवाया है और क्या उस डिश को देखकर मन्नत को कुछ याद आता है या नहीं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।